हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन लेसन नंबर 10 का जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी का भाग 5 लेकर आ रहे हैं। तो इससे पहले बेटे आपने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 भी पढ़ा। तो यहाँ आपको याद रखना होगा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी का उपयोग किन किन क्षेत्र में किया जाता है। तो बच्चों नंबर 1 अपन ने लिखा था कि घरेलू उत्पाद जो हैं उनके निर्माण में सूक्ष्म जीवी का उपयोग। उसके अलावा नंबर 2 आपने याद किया होगा तो बेटे औद्योगिक उत्पाद के निर्माण में सूक्ष्म जीवी का उपयोग। और तीसरा आपने याद किया होगा बेटे तो बायोगैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आज अपन लेंगे बेटे तो वह जैव नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीवी का उपयोग कैसे किया जाएगा। और उसके बाद में जो लेंगे अपन वह उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जाएगा। जैव नियंत्रण कारकों के अंदर बेटे कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवी होंगे जो कि विभिन्न प्रकार के जो पीड़कनाशी होंगे या बेटे कवकनाशी होंगे उनके रूप में इनका उपयोग किया जाएगा। जैसे आपने बीटी कॉटन का तो नाम सुना ही होगा, यानी बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस। तो एक जीवाणु है बेटे, इससे एक विशेष प्रोटीन निकाली जाती है जिस प्रोटीन का नाम होगा क्राई प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करती है कि कीटों का जो लार्वा होता है उसकी वृद्धि को रोक देती है या बेटे उसको हार्म पहुंचा के उसे नष्ट कर देती है। तो जो बीटी कॉटन है उसके अंदर फिर कीटों का संक्रमण नहीं होता है। इसी तरह से बेटे कई प्रकार के ऐसे पीड़कनाशी या फिर कीटनाशी बना लिए गए हैं या सूक्ष्म जीवों का वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। उर्वरक क्षेत्र के अंदर बेटे माइकोराइजा का नाम आपने सुना होगा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में या जो है जल अवशोषण करने में काम आता है। कई प्रकार के बेटे जो है लाइकेन होती है, कई प्रकार के जो है साइनोबैक्टीरिया होते हैं, है ना। ये सारे के सारे बेटे कई प्रकार के फर्टिलाइजर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो आइए अपन देखते हैं बेटे। तो इसमें अगला टॉपिक हमारा रहेगा वह रहेगा यानी जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवी। तो यहां आप देख लीजिएगा कि नेक्स्ट नंबर 5 या जो है 6 नंबर जो चलेगा बेटे वह है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवी। तो इस रूप में माइक्रोब्स का किस तरह से प्रयोग किया जाएगा वो आप यहां पर देखिएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखिएगा बच्चों कि पादप रोगों और पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण है। यानी बेटे जैव वैज्ञानिक विधि का जो प्रयोग है यह जैव नियंत्रण कहलाता है। यानी किसी भी पीड़क के लिए या किसी भी पादप पर जो रोग होता है बेटे उसके नियंत्रण के लिए अगर किसी जैव का ही उपयोग किया जाता है, अगर कोई जीव ही उसके नियंत्रण में काम आता है तो ऐसे नियंत्रण को जैव नियंत्रण कहा जाता है। तो याद रख लेना बेटे, जैसे केमिकल कंट्रोल होता है, फिजिकल कंट्रोल होता है, ऐसे बायो कंट्रोल भी होता है। अगर कोई रासायनिक पदार्थों के रूप में पीड़कनाशी का या पीड़कों का जो है बेटे अपन कंट्रोल करते हैं तो वह केमिकल कंट्रोल कहलाता है। और अगर किसी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही अगर किसी पीड़क का या पादपों में होने वाले रोगों का अपन जो है नियंत्रण करते हैं तो यह नियंत्रण कहलाता है बेटे बायो नियंत्रण। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट बेटे आपको याद रखना है कि कीटनाशी और पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोग की सहायता से नियंत्रण की जाती है। यानी बेटे यहां पर कई प्रकार के जो कवक रोग होते हैं या कई प्रकार के पादप रोग होते हैं तो नॉर्मल हमें इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो नॉर्मल बेटे कवकनाशी कवकों का नाश करने वाले, पीड़कनाशी पीड़कों का नाश करने वाले, कीटनाशी कीटों का नाश करने वाले। तो नॉर्मल बेटे ये जो कंट्रोल है पादप रोग या फिर कीटों से होने वाले रोग तो ये पीड़कनाशी या कीटनाशी के पर प्रयोग करके या उनके माध्यम से बेटे इस रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो पीड़कनाशी वो होते हैं जो पेड़ पौधों के अंदर जो पीड़क होते हैं बेटे, बीटल्स वगैरह होते हैं, है ना, उनके नियंत्रण में काम आने वाले वो तो पीड़कनाशी होते हैं। और जो कीटनाशी होते हैं बेटे यानी इंसेक्टिसाइडल जो कीटों को नष्ट करने वाले, कई प्रकार के ऐसे केमिकल होते हैं जो कीटों को नष्ट करते हैं, उन्हें कीटनाशी भी कहते हैं। तो पादप में होने वाले रोग या बेटे कवकों के द्वारा होने वाले रोग, इन रोगों पर जो है कीटनाशी और पीड़कनाशी के नियंत्रण से भी बेटे ये किया जा सकता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट पे आप देखिएगा बेटे ये
ये रसायन मनुष्य तथा जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले होते हैं अतः तथा हानिकारक होते हैं। लेकिन बेटे जिस पीड़कनाशी और कवकनाशी का अपन प्रयोग करेंगे तो ये तो केमिकल होंगे, याद रखना, और ये जो केमिकल होते हैं ये मनुष्य के लिए और जो अन्य जीव जंतु उनके लिए भी हानिकारक होते हैं। जैसे कहते हैं ना बेटे कि ये तो दवाइयों की साग सब्जी आ रही है या तो दवाइयों की छिड़की हुई फसल आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी केमिकल को अपन ने फसल पर छिड़क दिया और उस फसल से जो सब्जी फल वगैरह जो प्राप्त होंगे अगर उन्हें हम हमारे दैनिक जीवन में यूज लेंगे बेटे तो उस रासायनिक पदार्थ का कुचन हमारी बॉडी के अंदर भी जाएगा और साथ में हमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीड़कनाशी और कवकनाशी बिल्कुल बिल्कुल बेटे ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो बेटे पादपों में रोगों पर नियंत्रण तो कर लेंगे, लेकिन जो पीड़कनाशी और कवकनाशी ये कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ है और इन रासायनिक पदार्थों के यूज के कारण ये मानव को या फिर अन्य जीव जंतुओं को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये याद रखना कि बेटे पीड़कनाशी और कवकनाशी का सीधा प्रयोग करना ये मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि ये केमिकल होते हैं और धीरे धीरे ये फल और सब्जियों के माध्यम से ये हमारी बॉडी के अंदर आते जाएंगे और बेटे जब धीरे धीरे ये बॉडी के अंदर आते जाएंगे तो ये हमें हार्म यानी हानि पहुंचाएंगे। तो ये याद रखना बेटे कि ये जो रसायन है, ये जो पीड़कनाशी और कवकनाशी जो रसायन है बेटे ये मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। यही कारण है कि दवाई छिड़की हुई फसल के जो बेटे सब्जियों के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या दवाई जिस पर छिड़की हुई हो तो बेटे उसे सीधे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये विषैले रासायनिक पदार्थ होते हैं तो ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा ये पर्यावरण जैसे मृदा है, भूमिगत जल है को प्रदूषित करते हैं और साथ में फलों और साग सब्जियों और फसलों पर ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि जो पीड़कनाशी और कवकनाशी होते हैं बिल्कुल इनका उपयोग अपन पादपों में रोग नियंत्रण में लेते हैं, लेकिन बेटे ये जो है लाभदायक नहीं होते हैं। कारण इनकी हानियां देख लो, क्योंकि ये जो रासायनिक पदार्थ है ये मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैला प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा बेटे पर्यावरण के लिए ये एक तरह से प्रदूषण पैदा करेंगे, जैसे जिस मिट्टी में ये मिलाए जाएंगे उसे प्रदूषित कर देंगे और वहां से बेटे ये भूमिगत जल के अंदर भी बैठ जाते हैं तो ये जल को प्रदूषित कर देंगे। उसके अलावा ध्यान रखना बेटे कि इनसे जो है फलों में साग सब्जियां जो बनेगी उन फलों पर भी ये हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि पीड़कनाशी और कवकनाशी का जो अपन प्रयोग करते हैं वो विषैले रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी फल सब्जियों को भी जो है विषैला बना देते हैं। जिस मृदा की जिस फसल में बेटे ये मिलाया जाता है उस फसल की जो मिट्टी है उसको ये प्रदूषित कर देंगे और धीरे धीरे उस मिट्टी से रमते हुए बेटे ये धरती के अंदर जल में चले जाएंगे तो वहां पर ये जलाशयों को भी प्रदूषित कर देंगे। तो इस तरह से याद रखना ये रासायनिक पदार्थ विषैले होते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा बच्चों कि खरपतवार। अब ये खरपतवार क्या होती है? तो खरपतवार वो होती है बच्चों जो फसल के साथ साथ में कोई अनावश्यक फसल या अनावश्यक पौधे उग जाते हैं तो उन फसल में मौजूद अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें नष्ट करने के लिए भी कई प्रकार के खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। तो खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। ये भी हमारी मिट्टी को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या प्रदूषित करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि खरपतवार नष्ट करने के लिए जिन खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है ये भी विषैले होते बेटे और ये भी हमारी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। तो ये एक बार ध्यान से समझ लें आप कि यहाँ पर है जैव नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीवी का उपयोग। नॉर्मल बेटे आपको याद रखना है कि जो पौधे हैं और जंतु हैं इनमें रोगों के लिए या मोस्टली पौधों में जो रोग होते बेटे उनमें कई प्रकार के पीड़कनाशी या कवकनाशी या कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये रासायनिक पदार्थ मनुष्य के लिए ये अन्य जंतुओं के लिए बेटे विषैला प्रभाव प्रदर्शित करते हैं तो ये इन्हें हानि पहुंचाएंगे। उसके अलावा जब किसी फसल पर ये इनका छिड़काव करेंगे तो उनसे बनने वाली साग सब्जियां वो विषैली हो जाती बेटे और जिन पौधों पर इसका छिड़काव करेंगे वहां की मृदा
जगह विषैली हो जाएगी और वहां से मौजूद जो भूमिगत जल है ये भी विषैला हो जाएगा। और साथ में बेटे जो खरपतवार होती है, जो फसल के साथ साथ में कोई अन्य अनावश्यक पौधे बेटे उसके साथ में उग जाते हैं तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और ये रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं खरपतवार नाशी। तो बेटे ये भी विषैले होते हैं और ये भी जो है क्या कहते हैं मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखिएगा बच्चों कि यहां पर पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। अब यहां पर अपन देखते हैं कि ये जो पीड़क हैं इन पीड़क पर जैव नियंत्रण कैसे किया जाता है। मतलब अभी तक तो अपन क्या बोल रहे थे कि पीड़क को और कीटों को अपन रासायनिक पदार्थों के माध्यम से नष्ट करेंगे, लेकिन बेटा अब अपन को ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनके माध्यम से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखो कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। प्राकृतिक परभक्षण पर यानी बेटे ऐसे हैं जैसे कई चिड़ियाएं हैं वह कीटों को खा जाती है, कई प्रकार के जो बगुले होते हैं वह बेटे इंसेक्ट को खा जाते हैं। तो ये ध्यान रखना ये परभक्षण पर निर्भर करती है, यानी जीव को जीव के द्वारा कंट्रोल किया जाना ये कहलाता है जैव नियंत्रण। तो बेटे यहाँ पर क्या होगा कि कई बड़े परपोषी ऐसे परभक्षी जीव होंगे जो कि कीटों को खाने वाले होंगे, कोई बेटे जो है उनमें सूक्ष्म जीव होंगे उनको खाने वाले होंगे। तो ये टोटली ये जो प्राकृतिक नियंत्रण है ये डिपेंड करेगा प्राकृतिक परभक्षण पर, यानी किसी प्राकृतिक रूप से किसी जीव के द्वारा ही इन कीटों का जो है नष्ट किया जाना है। तो यहां पर ध्यान रखो बेटे कि ये जो पीड़क और रोगों का जो जैव नियंत्रण है ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, प्राकृतिक परभक्षण पर निर्भर करेगा। उसके बाद में आप देखिएगा कि ऑर्गेनिक फार्मर के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं जो बेटे बिना किसी रासायनिक पदार्थों के खेती करते हैं वह तो कहलाते हैं ऑर्गेनिक फार्मर, और जो बिना रासायनिक पदार्थों की जो खेती की जाती है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आने वाले समय में बेटे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है चलन है वो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमें सब्जियां मिलती है वह ताजा होती है, वह बिना किसी जो है उसमें पीड़कनाशी या कवकनाशी मिलाए हुए नहीं रहते हैं। तो यहां पर ऑर्गेनिक फार्मर का ये बताना है कि यहां जो बेटे ये जैव विविधता ही ये स्वास्थ्य की कुंजी है, यानी जितना ज्यादा डिफरेंट टाइप के जीव बेटे धरती पर रहेंगे उतने ही वो जो है ज्यादा स्वस्थ माने जाएंगे। तो ये जैव विविधता स्वास्थ्य की कुंजी मानी है। किसने मानी है? ऑर्गेनिक फार्मर ने ये कुंजी मानी है। उसके बाद में देखिएगा बेटे जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं वह एक तंत्र विकसित करने का कार्य करते हैं जिनमें कीट और पीड़कों को भी पीड़क भी कहते हैं, यानी कीट और पीड़क यानी एक विकसित तंत्र करने के लिए कार्य करते बेटे। तो ये जो कीट और यहां पर ध्यान रखिएगा जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें पीड़क और कीट भी शामिल हैं, यानी बेटे ऐसा तंत्र विकसित करते हैं ये जिसके अंदर पीड़क और कीट आ जाए तो उन्हें आसानी से नष्ट किया जा सके। उसके बाद में आप देखिएगा अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभप्रद और हानिकारक बागवानी जीवों के रसायन प्रयोग द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन बेटे यहां याद रखना कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बागवानी करते हैं, फसल करते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से बेटे वो पौधे या उसमें जो है माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें लाभ होता है वो वहां पर डेड हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह आपको ध्यान देना है। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रात्मक दृष्टिकोण है जिसमें करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं होती है, क्रियाओं का जाल की व्याख्या और यह विकास होता है। यानी कहने का मतलब जो जैव नियंत्रण होता है बेटे ये जैव नियंत्रण कई जीवों का ये समूह होता है और इन जीवों में पारस्परिक अंतर क्रियाएं होती है और इन क्रियाओं के माध्यम से कोई हानिकारक कीट है या हानिकारक कवक है तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद में आप देखिएगा
कि जो खेत होता है बेटे उसमें एक तो प्राणी जात फोना और पेड़ पौधे यानी फ्लोरा का निर्माण करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर मान ले हमारे पास में कोई खेत है, तो उस खेत में बेटे यानी फोना का माने होता है बेटे प्राणी जात या प्राणी या जंतुओं से समुद्र सूक्ष्म जीवी, और बेटे फ्लोरा होता है यानी पादपों से संबंधित। तो किसी भी खेत के अंदर वनस्पति भी आपको देखने को मिल जाएगी और उस खेत के अंदर बेटे आपको कई प्रकार के जंतुओं से संबंधित सूक्ष्म जीवी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से एक खेत जो होता है ये फोना और फ्लोरा दोनों का कार्य ये करता है। उसके बाद में आप देखिएगा इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन और पीड़कनाशियों पर हमारी आश्रितता वह काफी हद तक घट जाएगी। यानी ये ध्यान रखना बेटे, जब अपन बायो कंट्रोल पर जो है क्या कहते हैं महारत हासिल कर लेंगे और ये जान लेंगे अपन कि कौन कौन से सूक्ष्म जीवी कौन कौन से कवक रोगों को या पादप रोगों को ठीक करने में काम आते हैं, तो फिर बेटे हमारी जो विभिन्न प्रकार के पीड़कनाशी है, विभिन्न प्रकार के कवकनाशी है जिनका प्रयोग अपन करते हैं, तो उन पर यह प्रयोग करने की जो आश्रितता ही हमारी वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा जैव नियंत्रण पर काम किया जाएगा बेटे उतना ही ज्यादा ये पीड़कनाशी और कवकनाशी पर जो हमारी निर्भरता है ये निर्भरता धीरे धीरे कम होती जाएगी। और सही भी है बेटे, अगर बायो कंट्रोल के माध्यम से अपन ये पौधों में होने वाले रोगों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर हमें वहां पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी और इनके ऊपर धीरे धीरे किसान की निर्भरता घटती जाएगी। उसके बाद में देखिएगा एक भृंग बीटल है जिस पर लाल और काली धारियां पाई जाती है। ये वाद्य पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई जिसमें एफिडो है मच्छरों से छुटकारा दिलवाने के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। तो बेटे ध्यान रखना, एक नाम है भृंग बीटल जिस पर लाल और काली धारियां पाई जाती है और एक है बेटे ड्रैगन फ्लाई। ये दो ऐसे जंतु हैं जो कि एफिडों पर और मच्छरों से छुटकारा दिलवाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने आपसे शुरू में बोल दिया था बेटे कि जैव नियंत्रण में किसी जीव के द्वारा ही किसी दूसरे जीव को नष्ट किया जाएगा। तो ये टोटली प्राकृतिक परभक्षण पर आधारित है। प्राकृतिक परभक्षण ये होगा बेटे कि कोई जंतु दूसरे जंतु का भक्षण करेगा। तो यहां देख लो कि एक तो बेटे कौन सा बीटल है, भृंग बीटल है ना, और एक यहां पर है ड्रैगन फ्लाई। ये दोनों ऐसे जंतु हैं जो कि एफिडों के और मच्छरों को खाते हैं बेटे, है ना, उनका शिकार करते हैं। तो उनको जितना ज्यादा शिकार किया जाएगा प्रकृति में बेटे ये मच्छर और एफिड उतने कम होते जाएंगे, तो उतने ये मनुष्य को या पेड़ पौधों को हानि पहुंचाएंगे। तो ये जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन बेटे आ सकता है कि कौन सा बीटल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो भृंग बीटल है और एक ड्रैगन फ्लाई है, ये एफिडों को और मच्छरों को ये खाती है बेटे, उनका शिकार करती है। तो उनके नियंत्रण में इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। लगभग पिछले दशक में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी बेटे जेनेटिक इंजीनियरिंग की विधियों के विकास से वैज्ञानिक बेसिलस, ये ध्यान रखना बेटे, बेसिलस थ्यूरेजिनेंसिस एक टॉक्सिक जीन को पादपों में पहुंचा सके। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, बेसिलस थ्यूरोजिनेंसिस। बेटे यहां पर इस जीन का नाम है बीटी और ये प्राप्त की जाती है जीवाणु से, ये जीवाणु से प्राप्त की जाती है और ये जीवाणु के अंदर एक विषैली प्रोटीन होती है जिसको क्राई प्रोटीन कहते हैं बेटे। और ये क्राई प्रोटीन क्या करती है, ये कीटों के लार्वा को नष्ट करती है, कीटों का लार्वा नष्ट। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। यानी बेसिलस ये नाम है बेटे इसका, बेसिलस का पूरा नाम बेसिलस थ्यूरिजिनेंसिस, बेसिलस थ्यूरिजिनेंसिस। ये ऐसा जीवाणु है जो गर्म झरनों में पाया जाता है, अधिक तापमान वाले आवास में ये पाया जाता है बेटे। तो इसका नाम है बेसिलस थ्यूरोजिनेंसिस, यानी इसको बीटी कहा जाता है। तो इस जीवाणु में एक ये प्रोटीन का सेक्रेशन करता है जिसका क्राई प्रोटीन कहते हैं और ये क्राई प्रोटीन जब कीटों के लार्वा तक पहुंचती है तो ये कीटों के लार्वा को नष्ट कर देती है और इस तरह से वह पौधा कीटों के संक्रमण से बच जाता है। तो यहां आप देख लीजिएगा कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से बेटे कई प्रकार के इस जीन से रिलेटेड पौधे बनाए गए हैं।
कभी नाम सुना हो आपने, बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन का तो सफल यूज हो गया है, लेकिन बीटी ब्रिंजल पर बेटे अभी जो है क्या कहते हैं, पूरी तरह से उसको मान्य नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जहरीली जीन है। अगर ये मानव के अंदर भी जाएगी तो वहां भी बेटे अगर ये जहरीला प्रभाव करेगी तो बीटी ब्रिंजल जो बनाया गया था अभी उसको मान्यता नहीं दी गई है। तो याद रखिएगा, यह आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से ये जो बीटी जीन है इसको जीव में पहुंचा करके और बेटे कीट प्रतिरोधी पौधे बनाए जाते हैं। तो यहां आप देख लें कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकियों के माध्यम से बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस नामक टॉक्सिक जीन को, ये याद रखना, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस नामक टॉक्सिक जीन को पादपों में पहुंचा करके और ऐसे पौधे बना लिए गए हैं जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। तो याद रखना बेटे बीटी, तो बीटी का पूरा नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ये जीवाणु हैं जो गर्म आवास में ये पाया जाता है और बेटे इस जीवाणु से एक विशेष प्रोटीन निर्मित होती है जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन यानी क्राई प्रोटीन, और ये क्राई प्रोटीन कीटों की लार्वा को नष्ट करती है। तो जिसके अंदर भी बीटी जीन मौजूद होगी बेटे, तो ये बीटी जीन वहां पर क्राई प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करेगी और कीटों की लार्वा को नष्ट करती है। तो यहाँ आप ध्यान से देख लें कि यहाँ पर वैज्ञानिक बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जीन को पादपों में पहुंचाने में सफल हो सके। उसके बाद में ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, ये याद रखना बेटे। जैसे बीटी कॉटन एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, इसका एक उदाहरण है, यानी बीटी कपास, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस कपास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख लीजिएगा बच्चों कि पिछले दशकों में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बेटे यहाँ पर एक जीवाणु है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, उनसे एक जीन निकाली जिसको बीटी जीन कहा गया है, बीटी टॉक्सिक जीन कहा गया है, उसको पादपों में पहुंचा करके और पादपों को कवक प्रतिरोधी या कीट प्रतिरोधी बनाया गया है। अब बात यहाँ पर बीटी की आती है, तो बीटी का माने बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है बच्चों, और ये बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो है ये एक प्रकार का जीवाणु है जो गर्म आवास में पाया जाता है। ये जो बैसिलस जीवाणु है बेटे, ये जो जीन है ये विशेष प्रोटीन बनाती है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं, और ये जो क्राई यानी क्रिस्टल प्रोटीन है ये एक तरह से जो कीट है उनके लार्वा को नष्ट करने के काम आती है। तो याद रखना, इसको अभी तक जो पौधा बनाया गया है बेटे उसका नाम है बीटी कॉटन। तो बेटे पहले कॉटन के अंदर कीटों का संक्रमण होता था, लेकिन अब इस जीन को जब कॉटन के अंदर प्रवेश करवा दिया तो अब इस कॉटन के अंदर कीटों का संक्रमण नहीं होता। तो ये एक प्रकार का ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसे बीटी कॉटन भी कहा। मार्केट में बीटी ब्रिंजल भी आया था बेटे, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बेटे कि जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत एक कवक होती है ट्राइकोडर्मा, ध्यान रखना बेटे, का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है, यानी बेटे ये भी याद रखना कि कुछ वैज्ञानिक जैव नियंत्रण में एक विशेष कवक का उपयोग करते हैं जिसे ट्राइकोडर्मा कहते हैं, और यह ट्राइकोडर्मा भी कीटों को हानि पहुंचाने में मदद करती है। तो ये एक कवक है जिसका प्रयोग भी जैव नियंत्रण में किया जाता है। तो वैसे तो बेटे मैं आपको बता दूं कि ट्राइकोडर्मा या मोनोस्पर्मा ये ऐसी कवक है, ये ऐसी कवक है जो मनुष्य में रिंग वॉर्म डिजीज भी डेवलप करती है, लेकिन उसका जो दूसरी प्रजाति है ट्राइकोडर्मा, तो बेटे ये पादपों के अंदर कवक प्रतिरोधी या कीटों के प्रति प्रतिरोधी का कार्य करती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। बहुत से पादप रोग जनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण का कारक होते हैं। बेक्यूलोवायरेसिस, अब ये दूसरा न्याय याद रखना बेटे, बेक्यूलोवायरेसिस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों और संधिप आदि पर हमला करते हैं। यानी एक तो बेटे याद रखना ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा तो कवक है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी कवक है जिसका प्रयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में लिया जाता है, तो वह कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा, जो बेटे कवकनाशी भी होती है और कीटनाशी भी होती है। उसके अलावा बेटे यहाँ पर कुछ पादप रोगजनकों के प्रभावशाली जैव नियंत्रण का कारक है। एक बेटे यहाँ पर बेक्यूलोवायरेसिस एक सजीव है जो कि रोगजनक है और ये कीटों और जो ऑर्थोपोडा होते हैं उन पर वृद्धि को रोकते हैं।
अधिकांश बैक्यूलो वायरसेस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह काम में लिए जाते हैं। तो ये भी याद रखना बेटे, बैक्यूलो वायरसेसिस तो ये एक सजीव कण है जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों के जैव नियंत्रण के रूप में काम में लिया जाता है। न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोक्सी वायरसेस, अब ये भी ध्यान रखना बेटे, न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वायरस जीन के अंतर्गत आते हैं और यह विषाणु प्रजाति विशेष सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। तो ये याद रखना बेटे, ये एक प्रकार का क्या है, तो ये वायरस है, यानी बैक्यूलो वायरसेसिस। तो बैक्यूलो वायरसेसिस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसी वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं और ये विषाणु प्रजाति विशेष सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बच्चों कि कवक के रूप में काम आने वाला वो तो ट्राइकोडर्मा है, जीवाणु के रूप में काम में आना वह बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस है, और वायरस के रूप में बेटे जो जैव नियंत्रक के रूप में काम में लेंगे वह बैक्यूलो वायरसेसिस हैं। तो ये पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों के नियंत्रण में काम आते हैं या विभिन्न प्रकार के जैव नियंत्रण के रूप में ये कार्य करते हैं। आगे आप देखिएगा तो यहां दे रखा है कि जैव उर्वरक। अब यहां पर आ गया बेटे हमारा नंबर 7 जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवी, यानी अभी तक तो बेटे अपन पढ़ रहे थे कि जैव नियंत्रण के रूप में सूक्ष्म जीवी, यानी किस तरह से किसी विशेष जीव से विशेष जीव पर नियंत्रण किया जाता है, तो ये तो कहलाता है बेटे जैव नियंत्रण। और अब यहां अपन पढ़ने वाले हैं कि जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में माइक्रोब, यानी ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीवी हैं बच्चों जो कि एक तरह से जैव यानी पौधों में या जो है खाद के रूप में काम करेंगे या पौधों की उर्वरता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो इन्हें यहां पर अपन बोलेंगे जैव उर्वरक, यानी जैव उर्वरक का माने होगा बेटे बायो फर्टिलाइजर। यानी ऐसे कौन से सूक्ष्म जीवी हैं जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करेंगे जिससे पौधे की उत्पादकता बढ़ेगी। तो बेटे कई प्रकार के नाम सुना होगा आपने, जैसे माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा भी एक ऐसा सजीव है जो कि जिम्नोस्पर्म की जड़ों के साथ में ये पाया जाता है और वहां पर उसे उर्वरता बढ़ाने में काम आता है। आपने बेटे राइजोबियम बैक्टीरिया का तो नाम सुना ही होगा। राइजोबियम जीवाणु जो कि मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाया जाता है और साथ में बेटे क्या करता है, वहां पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये काम आता है। कई प्रकार की बेटे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे एनाबीना का नाम सुना होगा आपने, नोस्टोक का आपने नाम सुना होगा। तो ये ऐसी नील हरी सेवालें हैं बेटे जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है, यानी वायुमंडल से ये पौधों को नाइट्रोजन के रूप में पोषण प्रदान करती है। ठीक ना। तो ये सारी की सारी चीजें अपन को जैव उर्वरक के अंदर पढ़नी है। तो यहां आप देखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण एक चिंता का मुख्य कारण है। क्योंकि ये तो आपको भी पता है बेटे, अगर जितना ज्यादा अपन केमिकल के रूप में, है ना, केमिकल के रूप में खाद का प्रयोग करेंगे तो बेटे कई सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयोग करते रहने से वहां की मिट्टी या जल प्रदूषित हो सकता है, यानी पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। तो बेटे फिर क्या होगा कि अगर लगातार इन रासायनिक पदार्थों को कृषि उत्पादों के प्रयोग के लिए काम में लेंगे तो बेटे इससे प्रदूषण बढ़ सकता है। तो यहां आप देख लें कि यहां दे रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। अब बात आपकी ये आती है कि ये पर्यावरण प्रदूषण कहां से शुरू होता है। तो अधिकतर जो पर्यावरण प्रदूषण शुरू होता है बेटे वह कृषि उत्पादों के लिए ले गए रासायनिक पदार्थ हैं। इन रासायनिक पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा अगर यूज लेंगे तो ये पर्यावरण प्रदूषण का मेन कारण बनते हैं। तो यहां आप देख लीजिएगा बेटे,
कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, और यही जो है वातावरणीय प्रदूषण का मेन कारण है। क्यों न ऐसा हो जाए बेटे कि रासायनिक पदार्थों की जगह पर कुछ ऐसे बायो कंट्रोल आ जाए जो कि उन्हीं के द्वारा पौधों की उर्वरता बढ़ जाए। जैसे भी अपने का राइजोबियम जीवाणु, तो ये जीवाणु बेटे कोई केमिकल नहीं है, यह प्राकृतिक रूप से जड़ों के साथ में पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से ही उस पौधे की उर्वरता को बढ़ा देता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवी अपन यहां पर देखेंगे जो कि पौधों की जैव उर्वरता को बढ़ाने के लिए या पौधों में खाद का काम करने के लिए आवश्यक होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, रासायनिक उर्वरकों की अधिकता प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई है। तो ये भी याद रखना बेटे, कई बार आपने देखा होगा कि कई केमिकल छिड़कते छिड़कते वो बेहोश हो जाता है, कई व्यक्ति जो है क्या कहते हैं केमिकल का बच्चे खा जाते हैं, तो कुल मिलाकर कई सारी हानियां होती है। कई बार पौधे विषैले हो जाते हैं, है ना, जिन्हें प्रयोग करने से कई बीमारियां हो जाती है। तो ये जो केमिकल उर्वरक होते हैं, इनके प्रयोग करने से मानव प्रजाति को, यहां तक कि पादपों को भी कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये आप देख ले कि रासायनिक जो उर्वरक हैं उनके अधिक प्रयोग करने से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग करने पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी बेटे अब ये लोग भी समझने लग गए कि अगर खेतों में बच्चों ज्यादा से ज्यादा केमिकल का प्रयोग किया, ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, तो वह फसल या उस फसल से बनने वाली सब्जियां या उससे उत्पन्न होने वाले फल ये भी बेटे विषैले होंगे और ये मानव प्रजाति को या मनुष्य को जो है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर बेटे अब ये मांग बढ़ने लगी है, क्यों न ऐसी खेती की जाए जिसमें कोई जो केमिकल खाद है उसका प्रयोग नहीं किया जाए, या फिर बेटे ऐसी खेती की जाए जो खाद मिले वो जैव कारकों के द्वारा मिले, कुछ ऐसे जीव वहां पर उत्पन्न हो जाए जिनके माध्यम से उस पौधे को फर्टिलाइजर की क्षतिपूर्ति हो जाए। तो अब इन रसायनों के प्रयोग के जो है बेटे इनके हानिकारक प्रभाव के कारण अब डिमांड बढ़ने लगी है। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ने लगी है और साथ में जैव नियंत्रकों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। जैव उर्वरक जिसको अपन कह देंगे कि बायो फर्टिलाइजर ही यूज ले जाए जो कि वो पौधों को हानि नहीं पहुंचाए। तो याद रखना बेटे कि इनके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती और जैव उर्वरकों की मांग बढ़ने लगी है। जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव होते हैं, ये ध्यान रखना बेटे, ये ध्यान रखना कि जैव उर्वरक यानी जिसको अपने लिखा है बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर एक प्रकार के जीव होते हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये याद रखना, जो मृदा की पोषक गुणवत्ता या न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटे, एक बार फिर बात कर ले आप। यहां पर जैव उर्वरक अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैव उर्वरक क्या होते हैं और ये किस तरह से जो है भूमि या फसलों के काम आते हैं, तो बेटे जैव उर्वरक उन्हें कहते हैं जो जीव, विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं जो कि पौधों की गुणवत्ता को या उनकी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, या जो खाद के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है वह जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक जो होंगे बेटे वह कोई केमिकल वगैरह नहीं होते हैं, तो इससे कोई मानव प्रजाति को हानि भी नहीं होती है और ना ही इसकी वजह से फसल को हानि होती। लेकिन बेटे इसके अलावा पहले कि किसी भी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या किसी फसल से या कृषि से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें रासायनिक उर्वरक कहते हैं, जिससे बेटे वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता है और साथ में जो है क्या कहते हैं जीव जंतुओं पर या फसल पर या पौधे पर हानिकारक प्रभाव भी बढ़ता है। तो बेटे इस हानिकारक प्रभाव को देखते हुए अब ऐसी खेती की जाने लगी है जिनमें इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होता। तो ऐसी खेती को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कह सकते हैं और ये करने वाले किसान ऑर्गेनिक फार्मर कहलाते हैं। अब बेटे ये करेंगे कैसे, जब बाहर से कोई केमिकल लेंगे नहीं, तो भी बेटे यहाँ पर ऐसे जीव जो है पैदा किए जाते हैं जो कि उनके माध्यम से प्राकृतिक रूप से है ना वातावरण से ही फर्टिलाइजर की क्षतिपूर्ति होती है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हो या केचुआ हो बेटे, जिससे जो है क्या कहते हैं वर्म कंपोस्ट पैदा किया जा सके।
तो ये ऐसे जीव हैं जो कि किसी भी ये जो पादप होते बेटे या फसल होते उसकी पैदावार को बढ़ाने के काम आते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जैव उर्वरक एक प्रकार के जैव होते हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में बेटे आप देखिएगा कि जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत अब क्या क्या, ये भी याद करना बेटे कि जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकती है और क्या हो सकता है बेटे, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और एक और मैं लिख देता हूं माइकोराइजा, माइकोराइजा, ये ध्यान रखना बेटे, एक माइकोराइजा भी हो सकते हैं। तो आप देख ले कि जैव उर्वरक यानी जैव उर्वरक के रूप में ये याद रखना बेटे, एक तो जीवाणु, अब जीवाणु में कौन सा लोगे तो याद रखना राइजोबियम जीवाणु। अगर आप कवक में लेंगे बेटे तो माइकोराइजा, ये कवक है ध्यान रखना, और साथ में साइनोबैक्टीरिया जिसमें अपन नॉस्टॉक एनाबिना वगैरह लेंगे। तो ये याद रखिएगा बेटे, यानी जीवाणु के रूप में तो किसे इस्तेमाल करोगे आप, राइजोबियम, राइजोबियम। और बेटे कवक के रूप में किसे लोगे आप, तो याद रखना माइकोराइजा, और साइनोबैक्टीरिया के रूप में एनाबिना, एनाबिना और साथ में नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। तो ये थोड़ा सा याद रखना, नॉस्टॉक। तो ये यहाँ पर सूक्ष्म जीवी जो हैं ये जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैव उर्वरक के रूप में किस किस का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों, तो जैव उर्वरक के रूप में जीवाणु जिसमें राइजोबियम याद कर लेना, कवक जिसमें माइकोराइजा याद कर लेना, और साइनोबैक्टीरिया जिसमें आप एनाबिना और नॉस्टॉक याद करना है। तो यहां दे रखा है बेटे कि लेग्यूम पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा बेटे। तो इन ग्रंथियों के निर्माण में एक राइजोबियम सहजीवी जीवाणु का संबंध द्वारा होता है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लें कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं जिसमें मटर आते हैं, चना आता है, मूंग आता है, उड़द आता है, तो इनकी जड़ों के अंदर एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है बेटे जिसे राइजोबियम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो जड़ें होती है तो ये जड़ों में बेटे जगह जगह पर इस तरह से नोड बन जाते हैं, जगह जगह पर ये गांठें बन जाती है, ये यहाँ पर ये जगह जगह पर बेटे गांठें बन जाती है, तो इन्हें यहाँ पर कहा जाता है यानी राइजोबियम। तो ये याद रखिएगा कि जो लेग्यूम पादप होते हैं, फली वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में विशेष ग्रंथियां या गांठें पाई जाती है। और ये गांठें किसकी होती है बेटे, तो याद रखना राइजोबियम जीवाणु जो एक सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप से परिवर्तित कर देता है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बेटे ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में, ठीक है ना, जिन्हें पौधे यूज लेते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटे जो लेग्यूम पादप होता है, जो फली वाले पौधे होते हैं, तो उनकी जड़ों में एक विशेष प्रकार का सहजीवी जीवाणु पाया जाता है और उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम जीवाणु। याद कर लेना बच्चों इस पॉइंट को, कौन सा जीवाणु है, राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है बच्चों, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके, जिसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, और उसको कार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देता है जिनका उपयोग पौधे लेते हैं। सॉरी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि पादप इनका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं तथा अन्य उदाहरण यहाँ पर एस्पोस्पाइरलम और एजोबैक्टर जो मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो ये दोनों भी बेटे एजोस्पाइरलम है और साथ में एजोबैक्टर है। ये मृदा में फ्री लिविंग है, मुक्त अवस्था का माने ये होते हैं फ्री लिविंग, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है बेटे, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो याद रखना कि यहाँ पर ये जो एजोस्पाइरिलियम, इनको आप कह सकते हो एजोस्पाइरिलियम, एजोस्पाइरिलियम, और ये यहाँ पर है बेटे एजोबैक्टर। एजोबैक्टर ये दोनों भी क्या है, सहजीवी हैं, ये भी सहजीवी हैं, लेकिन ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो अगेन आप रिपीट कर लें कि बेटे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने के लिए एक जीवाणु तो राइजोबियम याद कर लेना, उसके अलावा एजोस्पाइरिलियम भी होता है और एजोबैक्टर भी होता है। ये जो राइजोबियम
राइजोबियम होता है, ये तो बेटे जो है क्या कहते हैं, किसके साथ में सहजीवी संबंध दर्शाएगा, यानी लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ में। लेकिन बेटे जो एजोस्पाइरिलियम होता है और एजोबैक्टर होता है, ये किसी जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध नहीं दर्शाता है। ये बेटे मुक्त अवस्था के अंदर ही मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और वहां पर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उसे कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है या बहुत ही लाभदायक होती है। यहां आप देखिएगा बेटे, ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, यानी यहां पर इसको बोलोगे आप नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये यहां पर आप देखिएगा कि ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। तो बेटे ये तो आपको याद करना है। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। कवक पादपों के साथ साथ सहजीवी संबंध ये कहलाता है माइकोराइजा। तो बेटे याद रखना कि कवक जो होता है ये भी पादपों के साथ में सहजीवी संबंध दर्शाती है और उस सहजीवी संबंध को आप याद रखेंगे माइकोराइजा। तो माइकोराइजा बेटे ध्यान रखना, यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा ये किसके बीच का संबंध है, तो एक तो आप याद रखना बेटे फंजाई प्लस जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि माइकोराइजा जो है वह कवक और जिम्नोस्पर्म के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध है। तो ये आपको याद रखना है। ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। तो ये जीनस है बेटे ग्लोमस, उसके वंश के जो सदस्य हैं ये माइकोराइजा बनाते हैं। अब यहां देखिएगा साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को बेटे आप कह सकते हो यानी नील हरित शैवाल, याद रखना इसको बीजेबी कह सकते हो, नील हरित शैवाल। ये 100 पोषित सूक्ष्म जीवी हैं, यानी बेटे ऑटोट्रोफ, क्योंकि आपको याद है ना कि नील हरित शैवाल में हरित लवक पाया जाता है और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो बेटे इन्हें कहा जाता है यानी स्वपोषित। तो ये स्वपोषित भी है और चूंकि बेटे ये प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं तो ये यूनिसेलर है, तो ये सूक्ष्म जीवी भी है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। जिसमें कभी आपने नाम सुना हो तो नोस्टॉक का नाम है, एनाबीना का नाम है। ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके उसे कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, यानी कुल मिलाकर ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम आते हैं। तो बेटे याद रखना, तो यहां पर ये साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया जो है ये स्वपोषित सूक्ष्म जीवी है जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं बेटे, जैसे एनाबीना है, एनाबीना, उसके अलावा नोस्टॉक है, नोस्टॉक, और भी कई सारे हैं, स्पाइरुलिना है, ये भी याद रखना, और भी आगे है बेटे। तो ये यहाँ पर ये जलीय और स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो अगेन आप रिपीट कर लें कि बेटे एक तो जीवाणु आपको याद रखना है। तो जीवाणु में कौन कौन से जीवाणु हैं जो कि फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करेंगे, तो राइजोबियम है बेटे, एजोस्पाइरिलियम है और साथ में क्या है, एजोबैक्टर है। फिर आ जाए कवक है, तो कवक किस रूप में पाया जाएगा, जो मैं शुरू में बता चुका हूं बेटे, वो पाया जाएगा माइकोराइजा के रूप में। उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया आता है बेटे। तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्म जीवी हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है और हरित लवक के साथ साथ ये अपना भोजन खुद बनाते हैं बच्चों, और साथ में जो है क्या कहते हैं, अपना भोजन बनाते ही हैं और साथ में बेटे ये क्या करते हैं, ये जो है क्या कहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का भी कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। यहां आप देखिएगा बेटे, इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। जैसे एनाबीना का नाम है जो अभी अपन ने लिखा है, नोस्टॉक याद करना, ओसिलेटेरिया याद करना आदि हैं। तो बेटे ये ध्यान रखना कि जो यहाँ भी अभी आपने देखा है कि जो नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, ये स्वपोषित सूक्ष्म जीवी है। वर्ड याद करना, स्वपोषित सूक्ष्म जीवी, यानी बेटे नॉर्मल जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो ये परपोषित सूक्ष्म जीवी हैं। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है, जो नील हरित शैवाल है, जिसमें बेटे हरित लवक पाया जाता है,
और प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये कौन सा सूक्ष्म जीवी हुआ? स्वपोषित सूक्ष्म जीवी है। और ये भी क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके और ये बेटे पौधों के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब इसके उदाहरण में आपको याद रखना है कि जैसे एनाबीना भी है, नॉस्टॉक ऑसिलेटेरिया है। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया, ये ध्यान रखना बेटे, ज्यादा जो इसका उपयोग किया जाता है, धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया एक जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो ये भी याद रखना बेटे, कहां पर इनका ज्यादा उपयोग होगा? चावल वगैरह की जो खेती होती है ना, वहां पर साइनोबैक्टीरिया का सर्वाधिक उपयोग होता है और वहां पर ये बायो फर्टिलाइजर का काम निभाते हैं। नीलहरी शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी उर्वरता बढ़ जाती है। तो यही तो काम करते हैं बेटे, यानी काम क्या करते हैं कि ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करके उसे ऑर्गेनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रेट वगैरह होते बेटे। और इसी के साथ में जो है क्या कहते हैं, जब कार्बनिक पदार्थ बनते हैं तो बेटे उस मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है और उस मृदा में उगने वाली जो फसल होती है उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये था आपके पास में बेटे साइनोबैक्टीरिया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चों कि किस तरह से जैव नियंत्रक कारक होते हैं और किस तरह से जैव उर्वरक होते हैं। जैव नियंत्रक कारक में बेटे ऐसे सूक्ष्म जीवी होंगे जो कि एक तरह से परभक्षण क्रिया के द्वारा अन्य जीवों को नष्ट करेंगे खाकर, और जैव उर्वरक वह सूक्ष्म जीवी होंगे बेटे जो पौधों की उत्पादकता को या पौधों के लिए फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करेंगे। तो ये ध्यान से पढ़िएगा बेटे, अच्छी तरह से और समझ के पढ़िएगा। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।